हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने ये चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे सीखी थी। कौन कौन सी टर्म्स सीखी थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट्स किसे कहते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज क्या होती है, इसकी क्या टाइप्स होती है, एंड असेट्स और इसके टाइप्स। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ ली है। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां पे सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। जिसकी भी जो क्लास मिस हुई वहां पे वो नोट करके अपने क्लास को देखते हुए अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करो, अपने पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन किया करो। यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर अच्छा अकाउंट सीखना है, अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत भी इनिशियल फेज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। चलिए एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आज का, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, व्हाट इज मीन बाय द एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट। अमाउंट स्पेंट, या तो आपने पैसा खर्च कर दिया, और लाइबिलिटीज इंकर्ड, और लाइबिलिटीज इंकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स, और एक्वायरिंग सर्विसेज। ठीक है, ध्यान से समझिए ये बात। या तो आपका खर्चा हो चुका हो, अमाउंट स्पेंट हो चुका हो, या लाइबिलिटीज इंकर्ड हुई है फॉर एक्वायरिंग द असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अगर आपको गुड्स खरीदनी है, सर्विस लेनी है, या असेट्स को खरीदना है, उसके लिए या तो आपने पैसा खर्च कर दिया, या बिजनेस के ऊपर कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, उसे भी हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर? एक्सपेंडिचर आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। एक्सपेंडिचर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड पार्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये तीनों पार्ट्स, इनके मीनिंग क्या होते हैं, एक एक करके हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इनको ध्यान से समझते हैं। देखिए पहला वर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज मीन बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो आप फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, फिक्स एसेट्स को बढ़ाने के लिए करते हो, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म्स तक मिलता है। देखो ध्यान से समझते हैं एक एक करके वर्ड। पहले ध्यान से सुना करो, फिर नोट डाउन किया करो। पहले ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तभी तो नोट डाउन करने का फायदा है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर assets or improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business। वो सारे खर्चे जो असेट्स को एक्वायर करने के लिए, या आपका कोई एग्जिस्टिंग असेट्स है उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सच एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड।
इन एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, यानी 1 साल से ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आपने फिक्स एसेट्स खरीदे जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करे जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड में आएंगे। तो बैलेंस शीट में क्यों आएंगे? क्योंकि ये आपके फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए करे जाते हैं, इसलिए इसको हम, ये बिजनेस के लिए क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज हो जाती है, और ये बिजनेस में बैलेंस शीट के अंडर हम इसको शो करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है बेटा? यानी वो सारे खर्चे जो फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए करे जाते हैं, जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है। क्लियर? सेकंड आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंस। ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इसका मीनिंग है डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? डे टू डे एक्सपेंस का मतलब हुआ जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड तक मिलता है। जितने टाइम हमने ये खर्चा किया उतने टाइम ही इसका बेनिफिट हमें मिला, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड, जिसका बेनिफिट कंज्यूम्ड हो जाता है या एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, इनका बेनिफिट उसी ईयर में कंप्लीट हो जाता है, यानी डे टू डे एक्सपेंस। यहाँ पे एक बहुत ध्यान से समझना, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। ये देखो, अर्निंग कैपेसिटी को कौन इंक्रीज करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप एसेट्स को खरीदते हो, जब आप एसेट्स को खरीदते हो या उसमें कोई इंप्रूवमेंट करते हो, तो उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अर्निंग कैपेसिटी क्यों नहीं इंक्रीज होती? अगर आपने मान लो एक मशीन खरीदी और उसमें उसकी जो बनती है 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स बनाने की। समझ रहे हो बात को? बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आपने मशीन खरीद ली तो क्या उससे अकेले से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? क्या यूनिट्स अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी? नहीं। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। अब ये सारे खर्चे आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि उसको मेंटेन करता है, जैसे सैलरी, रेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। क्लियर? ये इनका बेनिफिट। अब ये एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को क्रिएट नहीं करते, आपके एसेट्स को नहीं बनाते, बल्कि आपके डे टू डे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसका बेनिफिट भी आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। तो इसको हम कहां पे शो करते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे शो किए जाते थे बेटा? बैलेंस शीट में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे शो करे जाएंगे? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? कंफर्म? चलिए आगे समझते। नेक्स्ट वर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ रिवेन्यू नेचर, वो खर्चे जो रिवेन्यू नेचर के हो, बट बेनिफिट ऑफ these expense, benefit of these expenditure serves
फॉर मोर देन 1 year इज नॉन एज डेफर्ड रेवेन्यू। वो सारे खर्चे जो आपके रिवेन्यू नेचर के होते हैं बट इनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है, उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम बिजनेस के लिए नॉर्मल एडवर्टाइजिंग करें तो वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी का काम है। बट अगर कोई बिजनेस अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए किसी सेलिब्रिटी को हायर करता है, मान के चलिए MS धोनी को हायर करा और उसने उस MS धोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग करेगा 3 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स के लिए हमने उसको, बिजनेस ने उसको 30 लाख रुपीज पे करे, 30 लाख रुपीज। अब एक्सपेंडिचर आपका कौन से नेचर का था? रिवेन्यू नेचर। बट यहाँ पे बेनिफिट हमें कितने साल तक मिल रहा है? 3 साल तक मिल रहा है। तो इस तरह के खर्चों को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट शॉर्ट मतलब 1 साल से ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे देखो, एवरी ईयर की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज। तो फर्स्ट ईयर आपके लिए 10 लाख रुपीज जो है वो कहां पे जाएंगे? वो PNL अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएंगे, और जो 20 लाख रुपीज है ये आपके बैलेंस शीट में असेट साइड शो हो गए। जो पार्ट्स डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। अब जरा मैं आपका टेस्ट लेता हूं, आप मुझे बताइए, ये 20 लाख रुपीज जो बैलेंस शीट में हम एसेट्स शो कर रहे हैं, इन एसेट्स को क्या कहते हैं? बताइए। देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हिंट दे रहा हूं, आप ध्यान से बताइए। ये 20 लाख रुपीज जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, हमने इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया, तो ये कौन सा एसेट्स है? बताइए, मुझे कमेंट करिए प्लीज। यस, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सा एसेट्स होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने आपको वहां पे डेफिनेशन बताई थी। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो हो, मतलब एक्चुअल में ये एसेट्स ही नहीं होते, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। और वहां पे मैंने एग्जांपल भी समझाया था आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल बताया था, और मैंने कहा था मैं एक एक टर्म्स आपको क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट ईयर 10 लाख आपके लिए एक्सपेंस होगा और 20 लाख रुपीज आपके लिए असेट्स होगा। सेकेंड ईयर में अब ये 20 लाख में से फिर 10 लाख आपके लिए एक्सपेंस होगा, कितना अमाउंट बच गया? 10 लाख, वो आपके लिए असेट्स होगा। और नेक्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज आपके लिए एक्सपेंस होगा, और अब बैलेंस शीट में आपका कोई भी अमाउंट नहीं आया। तो आपने क्या पढ़ा? दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑफ रिवेन्यू इन नेचर, जो होते तो रिवेन्यू नेचर के है, बट बेनिफिट ऑफ दीज जो है ड्राइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। तो आपने एक्सपेंडिचर बेटा तीन तरह के पढ़े। पहला एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हम एसेट्स को खरीदने के लिए, जो हमने एसेट्स को खरीदने के लिए, एसेट्स के इंप्रूवमेंट के लिए करा, जिसने हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। दूसरा हमने पढ़ा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते बल्कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा डेफर्ड रेवेन्यू। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी होते तो रेवेन्यू नेचर के है, बट अगर इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है तो इस तरह के एक्सपेंस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है बेटा? कंफर्म?
नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है ना, एक एक करके सारी नोट करिए। जहां पे भी आपको लगता है आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज कर दो, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट वर्ड, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? रिसिप्ट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखो, या तो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया हो या रिसीवेबल हो फॉर फ्रॉम सेलिंग गुड्स, असेट्स और रेंडरिंग सर्विसेज। जो भी अमाउंट आपने रिसीव्ड कर लिया या रिसीवेबल है, रिसीव होना है, किससे? आपने गुड्स बेचे, असेट्स बेचा या आपने सर्विस प्रोवाइड करी, उसे हम रिसीप्ट्स कहते हैं। और रिसीप्ट्स दो तरीके की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसीप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसीप्ट्स। सबसे पहले तो डेफिनेशन नोट कर लो बेटा। रिसीप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और असेट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहते हैं? What is meant by revenue receipts? The receipts which we received or receivable in normal course of business, जो बिजनेस के रेगुलर रूटीन नेचर में हमें अमाउंट मिलता रहता है। जैसे अगर हमने गुड्स को सोल्ड आउट करा, कमीशन रिसीव्ड करी, फीस रिसीव्ड करी, कोई हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है उसके लिए फीस रिसीव्ड करी है, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है हमें, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी ये वो सारी रिसिप्ट्स जिसके अगेंस्ट हमारा ना तो कोई असेट्स कम हुआ, ना ही हमारी कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी बिजनेस के रेगुलर रूटीन में जो अमाउंट मिलता है या मिलने वाला है, उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। देखो, बहुत सारे मुझे पता है क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, पर एक एक करके पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट करें, चल। नेक्स्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो रिवेन्यू नेचर के नहीं हो, उससे हमें अमाउंट या तो रिसीव्ड हो गया हो या रिसीवेबल हो। बेसिकली ये वाले ट्रांजेक्शन्स जो है आपके या तो डिक्रीज करते हैं फिक्स्ड असेट्स को, डिक्रीज करते हैं आपके फिक्स असेट्स को, या इंक्रीज करते हैं आपकी लाइबिलिटीज को। जो भी ट्रांजैक्शन आपके फिक्स असेट्स को रिड्यूस करे या आपकी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करे, उससे जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसे हम कैपिटल रिसीव्ड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इससे आपके फिक्स असेट्स क्या हो गए बेटा? रिड्यूस हो गए। अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? या तो आपके फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो गए या आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, और हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। कहां पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर है? पक्का? आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा वर्ड आपने पढ़ा रिसीप्ट्स। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस किसे कहते हैं? वट इज मीन बाय द एक्सपेंस? एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट इंकर्ड, कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, उनको बेचना, उसमें जो आपकी कॉस्ट इंकर्ड होती है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। ध्यान से देखो, एक एक वर्ड में
बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग, गुड्स को प्रोड्यूस करना और गुड्स को बेचना। खरीदने और बेचने में, गुड्स को बनाने में जो भी पैसा खर्च होता है, उसको बेचने में जो भी पैसा खर्च होता है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरीज, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ असेट्स यानी डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। ये सारी चीजें, असेट्स की कॉस्ट को भी हम सिस्टमैटिक वे से पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ आपका? एक्सपेंस का मतलब हुआ कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और आपके जो भी एक्सपेंस है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं डेबिट साइड। कैसे? फिर क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर कैसे? समझेंगे, वेट, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आज तो हम टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं कि अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज होगी उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या नेचर है। क्लियर? कंफर्म? अब चलिए एक्सपेंस से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, आप जब चैप्टर्स को आगे पढ़ोगे तो आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, उसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर्ड वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट। वो सारे ट्रांजैक्शन जो किसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब बिजनेस में जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, आपका अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है बेटा आपका? 31 मार्च। ठीक है, ये आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है। जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी इनकम्स है रिलेटेड टू दिस टाइम पीरियड, जो भी एक्सपेंस और इनकम इन टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। और ये कंसेप्ट आपका कौन सा कंसेप्ट है? एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट। हल्का सा मैंने आपको हिंट दिया है ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आए। ठीक है, जो मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आने के लिए आपको इस कंसेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट मींस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे अकर्ड, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस है, हम उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ लिया। अब समझते हैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो सारे खर्चे जो आपके ड्यू तो हो गए, विच बिकम ड्यू, जो ड्यू हो गए बट नॉट पेड इन कैश, अभी तक हमने उसको कैश में पे नहीं किया, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नॉन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, वो आप बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। मान के चलिए आपका जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2022 में और एंड होगा ये 31 मार्च 2023 में। अब यहाँ पे जब आप प्रॉफिट और लॉस को इस पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट करने लगे तो आपने देखा कि जनवरी 2023 की, फरवरी और मार्च, 3 महीनों की सैलरी, इन 3 महीनों की सैलरी एम्प्लॉयज की अभी तक फर्म ने पे नहीं करी। ये खर्चे क्या थे बेटा? ये खर्चे आपके ड्यू हो गए थे बट अभी तक आपने इनको कैश में पे नहीं किया, तो इस तरह के खर्चों को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये खर्चे आप इसको क्या करोगे? नोट डाउन करोगे ना। तो ये खर्चे अभी तक आपने कैश में पे नहीं किए, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये करंट लायबिलिटीज। बिजनेस के लिए क्या है?
करंट लाइबिलिटीज, यानी वो खर्चे जो ड्यू तो हो गए, इस टाइम पीरियड से बिलोंग तो कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में इंकर्ड हो गए, बट अभी तक हमने उसको कैश में सेटल नहीं किया, तो इसलिए इन खर्चों को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज होती है। देखो मैंने करंट लाइबिलिटीज आपको मीनिंग लास्ट क्लास में समझाया था कि दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, उसमें आपको एग्जांपल लिखवाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों आपके लिए करंट लाइबिलिटीज है वो मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया। कंफर्म है ना? इसलिए कह रहा हूं जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो सारी चीजें अपने नोट डाउन करिए, वहां पे पिछली क्लास को जरूर देखिए। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड जो पहले से ही पे कर दिया, यानी इन शॉर्ट वी कैन से नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुआ बट पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, आपने उसको एडवांस में ही पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 से और एंड हो रहा है 31 मार्च। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, 31 मार्च 2023। आप जितने भी इनकम और एक्सपेंस है इस टाइम पीरियड से रिलेटेड आप उसको नोट डाउन करते हो ना? पक्का? तो अब बिजनेस ने इस बीच में 1 अक्टूबर 2022 को एक इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर करी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है। उसके लिए उसने प्रीमियम पे करा, प्रीमियम पेड ₹12,000 फॉर 1 ईयर, 12,000 फॉर 1 ईयर। इसका मतलब इसका बेनिफिट आपको कब तक चल रहा है? 30 सितंबर 2023 तक बेनिफिट चल रहा है इसका, ठीक है ना। बट इस बीच में आपका क्या आ गया? 31 मार्च आ गया। अब मैंने कहा जो भी खर्चे इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने देखा कि इसका बेनिफिट जो 1 अक्टूबर को हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, 12,000 रुपीज हमने उसके लिए पे करे। 12,000 कितने टाइम पीरियड के लिए पे करें? 1 ईयर के लिए। उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? 30 सितंबर। बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च हो रहा है ना, 31 मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब 6 महीने के खर्चे तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, 6 महीने के तो एक्सपेंस आ गया। बट अप्रैल 2023, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम जो 6,000 रुपये हुआ वो अभी ड्यू नहीं हुआ था, उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। तो जो 6,000 रुपये है वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस, कि नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। ये वो खर्चे हैं जो ड्यू नहीं हुए थे, हमने इसको एडवांस में पे कर दिया और इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। इस तरह के खर्चों को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, या दूसरा नाम इसका होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, जो खर्चे अभी तक एक्सपायर नहीं हुए। अब इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? करंट असेट्स। क्या हो गए बेटा? रिपीट करिए, करंट असेट्स, ठीक है ना? क्लियर? तो प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर है। आपने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखी है। पहली टर्म्स आपने सीखा एक्सपेंस, फिर दूसरा सीखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि वो खर्चे जो ड्यू हो गए पर पे नहीं करे और अभी हमें पे करने हैं, तो वो हमारे लिए हो गई करंट लाइबिलिटीज। और नेक्स्ट आपके लिए हो गया प्रीपेड, जो ड्यू नहीं हुए थे बट हमने पहले से ही पे कर दिए, और ये आपके लिए क्या होते हैं? करंट असेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा हमारे लिए? करंट असेट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिवेन्यू
रिवेन्यू किसे कहते हैं? रिवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय फ्रॉम सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, मैंने क्या बोला है? अमाउंट रिसीव्ड, या तो आपको अमाउंट रिसीव्ड हो गया है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रिवेन्यू। ठीक है, जैसे आपने गुड्स सोल्ड आउट करी तो सेल ऑफ गुड्स जो आया, आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है उससे रेंट आया, आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो उससे कमीशन आए, जो भी आपकी प्रोफेशनल फीस थी वो आई, तो इसे हम कहते हैं रिवेन्यू। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या रिवेन्यू हमारी इनकम होती है? मान के चलिए मैंने 10,000 यूनिट्स सोल्ड करी है एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, और इससे मुझे अमाउंट मिला 1 लाख रुपीज। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? 1 लाख रुपीज रिवेन्यू कहलाएगा। क्लियर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये 1 लाख रुपीज मेरे लिए इनकम है? बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि रिवेन्यू इज आवर इनकम। ध्यान से रखना, रिवेन्यू और इनकम दो अलग है। ये मेरे लिए इनकम नहीं है। वाई? क्यों? बताइए, ये मेरे लिए इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। इस 1 लाख रुपीज में मेरी कॉस्ट भी तो इंक्लूड है। अगर मैं इस कॉस्ट को माइनस करूंगा तभी तो मेरी इनकम आएगी। तो इनकम का एग्जांपल फार्मूला क्या हो जाएगा? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर आपने जो भी अमाउंट रिसीव्ड किया है फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, उसमें से खर्चों को माइनस कर दोगे तो वो आपके लिए इनकम का पॉइंट हो जाएगा। तो इनकम का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस आर टर्म्ड एज इनकम। क्लियर? कंफर्म? अब इनकम एक वाइडर टर्म है। इनकम एक बहुत बड़ी टर्म है। इनकम में प्रॉफिट्स भी आता है और गेन्स भी आते हैं। इनको अभी हम समझेंगे। देखो, मैंने बताया इनकम में दो टर्म्स आएगी आपकी। कौन कौन सी आएगी? एक तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी समझते हैं इसको। फिलहाल आप समझिए एक्सपेंस, रिवेन्यू और इनकम। एक्सपेंस क्या है? गुड्स को बनाना, उसको बेचने में जो पैसा खर्च होता है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। रिवेन्यू, जो भी हम गुड्स को बेचकर या सर्विसेज को प्रोवाइड करके अमाउंट रिसीव्ड करते हैं उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। और इनकम, रिवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस को हम इनकम के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्रूड इनकम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट बताया कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं हुए हो, उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करते ना। उसके लिए मैंने आपको दो टर्म्स पढ़ाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अब इनकम से रिलेटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली पर अभी तक रिसीव नहीं करी, उसे हम कहते हैं एक्रूड इनकम। दोज इनकम विच हैज बीन अर्नड, जो अर्नड हो गई बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड, उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं। मान लो हमने 31 मार्च से पहले किसी दूसरे अपने क्लाइंट्स के लिए कोई काम कर दिया, ठीक है, बट उस और हमने कमीशन अर्न करी 10,000 रुपीज, अर्न कर ली 31 मार्च से पहले, पर वो अभी हमें कैश में नहीं मिली, उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम। ठीक है,
जो इनकम हमने अर्न कर ली पर कैश में रिसीव्ड नहीं हुई, ठीक है, डेट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम आपके लिए क्या है, करंट असेट्स। क्यों, क्योंकि ये आपकी 1 ईयर के अंदर अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट आता है एडवांस इनकम। अब एडवांस क्या है, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस। हमने अर्नड नहीं करी बट हमें एडवांस में मिल गई। दोज इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मान के चलिए 31 मार्च हमने ट्रांजेक्शन कब से कब तक रिकॉर्ड करने हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक मेरा क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने मुझे 1 मार्च 2023 को एक ऑर्डर दिया, एक ऑर्डर दिया, ठीक है, या एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे। उसके लिए मई 2023 में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और उसने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे 10,000 रुपीज एज एन एडवांस दे दिया। 10,000 रुपीज। अब क्या ये 10,000 रुपीज जो मुझे मिले वो मेरे इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? मिले तो मुझे 1 मार्च को है, बट एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकम रिलेटेड टू करंट पीरियड, जो करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंस है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए हमें काम कब करना है, मई 2023 में करना है, अभी तो नहीं करना। कब करना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और उसके लिए उसने मुझे एडवांस पे किया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, एडवांस इनकम। और इसके लिए मुझे अभी काम करना है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज। बिजनेस के लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है प्रॉफिट। अभी मैंने बताया इनकम इज द सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड गेन फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन दो वर्ड्स में मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम अर्न्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसमें बिजनेस डील करता है, अगर उस एक्टिविटी से मुझे जो इनकम होती है उसे मैं कहूंगा प्रॉफिट। उसे मैं क्या कहूंगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करी या मैंने गुड्स को सोल्ड आउट करा, उससे जो मुझे प्रॉफिट हुआ, उससे जो मुझे इनकम हुई, डेट इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट। दूसरा वर्ड आता है गेन। अब गेन का मतलब क्या हुआ, अब बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन से भी मुझे गेन होता है जो बिजनेस के रेगुलर रूटीन पे नहीं होते। देखो, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, धीरे धीरे इसको समझेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब है कि बिजनेस का मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग मॉडल क्या है, मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग मॉडल। अगर जो भी एक्टिविटीज आपकी मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यानी आपका बिजनेस मान के चलिए ये मार्कर को सोल्ड आउट करने का है, मार्कर आप प्रोड्यूस करते हो और सोल्ड आउट करते हो, उससे जो प्रॉफिट, उससे जो इनकम मिली, डेट इज नोन एज प्रॉफिट। और वो मार्कर बनाना और बेचना वो आपके लिए कहलाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट जिस मशीन पे मार्कर बनता था, अगर आपने वो मशीन बेची, आपने वो मशीन बेच दी और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये बिजनेस का रेगुलर रूटीन है? बताइए बेटा, क्या ये बिजनेस का रेगुलर रूटीन है? नहीं ना, बट प्रॉफिट तो मुझे यहां से हुआ। या इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं,
मान लो मेरे पास बहुत ज्यादा सरप्लस मनी थी और मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, उससे मुझे उस पे क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो यहाँ पे भी मुझे पैसा आ रहा है, मुझे इनकम हो रही है, पर क्या ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है नहीं ना। तो इसे हम कहते हैं गेन। गेन का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट डेट अराइज फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, बिजनेस में इंसिडेंटल आता है, अचानक आता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, लैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर? इनकम जो होती है बिजनेस में, ध्यान रखिए, इनकम जो होती है, इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस गेन। ठीक है, प्रॉफिट कहां से आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और गेन कहां से आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान से समझने हैं कि प्रॉफिट किसे कहते हैं और गेन किसे कहते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। देखो बच्चों, नॉर्मल पर्सन के लिए दोनों सिनोनियम होते हैं, बट आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको इनके बीच में डिफ्रेंशिएट मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है लॉस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लॉस। लॉस कब होगा? जब खर्चे ज्यादा हो गए और रिवेन्यू कम हो गई, तो तब हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस की डेफिनेशन भी यही है, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यू। यानी लॉस का फार्मूला क्या हो गया? लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रिवेन्यू। जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और रिवेन्यू कम होती है तो बिजनेस को लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब रिवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो। लॉस इसका वाइस वर्सा, जब खर्चे ज्यादा होते हैं और रिवेन्यू कम होती है। और जब लॉस होता है तो ऑनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है। प्रॉफिट से ऑनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस से ऑनर की कैपिटल रिड्यूस होती है। क्लियर? कंफर्म? चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, अब तक हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी है दो पार्ट्स में। हमने पढ़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज, असेट्स, एक्सपेंडिचर। आज हमने स्टार्ट किया एक्सपेंडिचर, इसकी टाइप सीखी। फिर रिसिप्ट्स पढ़ा, उसकी टाइप सीखी। एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। फिर हमने इन तीन वर्ड्स को समझा, प्रॉफिट, गेन और लॉस। क्लियर है बेटा? कंफर्म? अब आपका काम क्या है? इन दोनों क्लासेस को, लास्ट वाली भी और इस वाली क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा, ताकि आने वाली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो वहां पे आपको सारे टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब टर्म्स समझ में आएगी, जब टर्म्स समझ में आएगी तभी तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन होगा। है? क्लियर? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, बहुत मेहनत लगती है यार, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।